उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तारीख अभी नहीं आई है। उम्मीद है कि अक्टूबर में घोषणा होगी और नवंबर में चुनाव हो सकते हैं। इस बीच जनता जानना चाहती है कि क्या तैयारियां चल रही हैं। योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगातार दिखाया जा रहा है कि वो ये 10 सीटों में करीब 8 सीटों पर अपना रथ लेके पहुंच चुके हैं और युवाओं से और रोजगार पर लगातार बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा आप बात करें अखिलेश यादव की, तो उनकी मीटिंगें जारी हैं। बसपा ने भी कह दिया है कि बड़े लंबे समय बाद वो चुनावी मैदान में होंगे। कांग्रेस की तरफ से भी लगातार कहा जा रहा है कि वो 10 में से 5 सीटें चाहते हैं। तो ऐसे में खबर ये भी है कि प्रत्याशियों में भी होड़ मच गई है टिकट पाने की। तमाम ऐसे नेता भी हैं जो चाहते हैं कि उनके पुत्र या पुत्री को टिकट मिल जाए। तो क्या कुछ चल रहा है उपचुनाव पर, उस पर विस्तार से बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज झा जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद भैया, धन्यवाद। अयोध्या की मिल्कीपुर, अंबेडकर नगर की कटहरी, कानपुर नगर की सीसामऊ, मैनपुरी की करहल, अलीगढ़ की खैर, गाजियाबाद की सदर सीट, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, प्रयागराज की फूलपुर, मुरादाबाद की कुंदरकी और भदोही की मझवा सीटें, ये 10 सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं। तैयारियां कौन क्या कर रहा है ये समझना है चाहेंगे पंकज जी, क्योंकि दिख तो रहा है कि कुछ कुछ तो चल रहा है लगातार। इस बीच एक एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुआ तो उसके बाद से थोड़ा सा उपचुनाव की चर्चा और बातचीत कम हो गई थी, मगर पर्दे के पीछे लगातार तैयारी चल रही है। जो एनकाउंटर हुआ उसके पीछे जो राजनीति, उसके तार भी उपचुनाव से ही जोड़े जा रहे हैं। क्या कुछ कर रही हैं पार्टियां? अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, मायावती और कांग्रेस की तरफ से देखा जाए तो अजय राय। देखिए, सबसे ज्यादा जो अगर आप कहते हैं ना कि साख दांव पर लगी है तो वो है योगी आदित्यनाथ की। चूंकि एक तरीके से चुनाव सरकार का हो जाता है जब बाईपोल की हम बात करते हैं सौरभ जी। और चूंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा, कई बार चीजें, बहुत सारी बातें कही जाती रही हैं, इस पूरे चुनाव को योगी आदित्यनाथ ने एक तरीके से ना वो विक्रम बन गए हैं और चुनाव को उन्होंने बेताल बना लिया, अपने कंधे पर रख लिया उन्होंने। आपने पहली बार देखा होगा कि संगठन के मुकाबले में सरकार जो है ना बहुत चुस्त दुरुस्त दिख रही है चुनाव को लेकर। मतलब मुख्यमंत्री ने खुद ही 2 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी अपने पास रख ली है, एक तो कटेरी और मिल्कीपुर। और मिल्कीपुर का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये फैजाबाद लोकसभा सीट में पड़ता है और ये अयोध्या के बगल की सीट है। 1 बार 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार योगी आदित्यनाथ किसी न किसी बहाने मिल्कीपुर विधानसभा सीट के आसपास या विधानसभा सीट पर जाकर वो कभी रोजगार मेला, कभी किसी कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए वो पहुंच चुके हैं। कटेरी भी वो जा चुके हैं, कई सीटों पर जा चुके हैं। कटेरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने खुद इसकी जिम्मेदारी ले ली है। जो यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हैं, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह हैं, दोनों डिप्टी सीएम हैं, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, इन सबको उन्होंने 2-2 सीटों की जिम्मेदारी दे दी है और एक-एक विधानसभा सीट पर एक कैबिनेट मंत्री और उनके साथ में 2 या 3 जो है ना वो राज्य मंत्रियों को उन्होंने लगा दिया। मतलब इस बार उन्होंने ठान ली है कि 10 में से मैक्सिमम हमें जीतना है। वैसे तो बीजेपी के पास 3 ही सीटें हैं, तो उस लिहाज से, लेकिन उन 2 सहयोगियों के पास है, तो लेकिन उनकी मतलब एक तरीके से उनका जो लक्ष्य है वो चाहते हैं कि कम से कम 6 और 7 सीटें हम विधानसभा की जीत लें। अब देखिए, कुछ सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर के बीजेपी में कोई उत्साह नहीं और कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, अभी तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस में गठबंधन भी नहीं हुआ है, बहुत कुछ निर्भर करता था हरियाणा को लेकर के। हरियाणा में तो हाथ खड़े कर दिए, उधर से भी कोई संकेत, ग्रीन सिग्नल नहीं मिला कांग्रेस की तरफ से। तो अब चाहे जो भी हो, अब एक सवाल हम लोगों ने पूछा था अखिलेश यादव से, भाई गठबंधन का क्या होगा? अजय राय कह रहे हैं कि 50-50 होगा, 5 विधानसभा सीटों पर हम लड़ेंगे और वो तो उन्होंने कहा ब्रिटानिया का बिस्किट है क्या, 50-50 वो कर लेंगे। मतलब बड़े तंज कसते हुए उन्होंने कहा था कांग्रेस के लिए उन्होंने। जैसा आपको याद हुआ ना जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच कैसे जंग छिड़ी हुई। देखिए, गाजियाबाद सदर से कांग्रेस समाजवादी पार्टी में चुनाव लड़ने को लेकर कोई बहुत ज्यादा उत्साह मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन बीजेपी के लिए मारामारी मची हुई क्योंकि शोर वो सीट लग रही कि वहां बीजेपी का जो भी खड़ा होगा वो जीत जाएगा, एक परसेप्शन बना हुआ है। तो वहां मतलब बीजेपी में तो एक से एक उम्मीदवार हैं। अब जैसे मैं कुछ नामों की चर्चा कर लूं, एक नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनका नाम है अशोक मूंगा। ये अशोक मूंगा का नाम चर्चा में है कि एक बार याद होगा राजनाथ सिंह की गाड़ी में जब मसूरी जा रहे थे, उनकी गाड़ी में आग लग गई थी, तो अशोक मूंगा, ये पंजाबी है, इन्होंने जान पर खेलकर राजनाथ सिंह की जान बचाई थी। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है और इस ताकत के दम पर वो विधायक बनना चाहते हैं, बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। आशा शर्मा है, पूर्व मेयर, ब्राह्मण है, वो भी चुनाव लड़ना चाहती हैं। संजीव शर्मा है, महानगर अध्यक्ष, वो भी ब्राह्मण है,
वो चाहते हैं गाजियाबाद सदर से विधानसभा सीट से उन्हें पार्टी उम्मीदवार बनाए। जी। आशु वर्मा है, पूर्व मेयर है, ये जाट बिरादरी के हैं, तो ये भी चाहते हैं। और एक नाम जो गाहे बगाहे आ रहा है, और कभी कभी क्या होता है ना, डार्क हॉर्स को टिकट मिल जाता है, एक संजीव है और ये समर कूल कंपनी का मालिक है। अच्छा। और आर्थिक रूप से बड़े मजबूत हैं। कई हलकों में मैंने इनके नाम की चर्चा सुनी है। अब देखिए गाजियाबाद में क्या है, पहले यहां से अतुल गर्ग विधायक थे जो कि यूपी सरकार में मंत्री भी थे, अब वो लोकसभा के सांसद हो गए। तो अतुल गर्ग बनिया हो गए वैश्य समुदाय से, और वो हो गए आपको सांसद। मेयर जो हैं वो भी वैश्य समुदाय से। सुनील शर्मा जो हैं वो गाजियाबाद के जो हैं, जो विधायक है, वो कैबिनेट मंत्री हो गए। तो अब एक राय ये है कि ब्राह्मण को ना दें, ब्राह्मण को भी हो गया और वैश्य समुदाय के लोगों को भी होगा, तो किसी और को ट्राई कर लें। तो आशु वर्मा जो पूर्व मेयर रहे हैं वो जाट बिरादरी से ताल ठोक रहे हैं, और जैसे मैंने कहा अशोक मूंगा वो। अब देखते हैं बीजेपी किस पर दांव चलती है। अभी जो नाम आगे चल रहा है उसमें बताऊं कि संजीव शर्मा जो महानगर अध्यक्ष हैं, उनकी दावेदारी फिलहाल मजबूत मानी जा रही है। और सीट अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन तो होना ही है, अब कांग्रेस को 2 सीटें मिले, चाहे जो भी अखिलेश यादव उनके लिए छोड़े, तो ये सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। वहां भी कोई ऐसी चहल पहल शुरू नहीं हुई है, पहले तो ये तो हो जाए कि कांग्रेस को कौन सी सीट दी जा रही है। हम लौट के फिर से आते हैं जो हिंदुस्तान की राजनीति का केंद्र रहा दशकों तक, राम नाम की जो राजनीति, अयोध्या के राम मंदिर की उस मिल्कीपुर सीट पर, जहां से समाजवादी पार्टी ने एक तरह से अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, लेकिन तय तो जरूर कर लिया है। और जो लोग उनके विघ्नहर्ता बने हुए थे, विघ्नकर्ता बने हुए थे, अवधेश प्रसाद, मुझे कल की घटना बताता हूं। कल एक बैठक चल रही थी समाजवादी पार्टी की, तो उस बैठक में अवधेश प्रसाद पहले से बैठे थे। माता प्रसाद पांडे पूरा नाम है उनका, वो विपक्ष के नेता है, वो बैठक में एंट्री ली उन्होंने। तो अखिलेश यादव ने हंसते हुए कहा कि हमने योगी जी को 2-2 प्रसाद दे दिया है, एक अवधेश प्रसाद और एक माता प्रसाद। तो अवधेश प्रसाद जो आजकल इंग्लिश में भी बाइट देते हुए आपको मिलते होंगे, आपने देखा होगा। तो उनके बेटे जो हैं अजीत प्रसाद, जो 2 बार जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हार चुके हैं, फिर भी चूंकि अब अवधेश प्रसाद ने कह दिया कि भाई मेरी इज्जत दांव पर है, और तो अजीत प्रसाद का नाम तय है मिल्कीपुर से, ये सुरक्षित सीट है। अब बीजेपी से किसको दिया जाए जी। तो एक गोरखनाथ जो 2017 में यहाँ से विधायक चुने गए थे, बाबा गोरखनाथ, वो भी भगवा कपड़ा उपड़ा पहनते हैं योगी जी की तरह ही, आपने उन्हें देखा भी होगा। तो उनका नाम चल रहा है। और गोरखनाथ के अलावा एक राधे श्याम कोरी हैं जो कि जिला महामंत्री हैं, उनका नाम भी चल रहा है। कुछ हलकों में एक नाम की सुगराहट जो हम सुन रहे हैं वो है बाराबंकी की पूर्व सांसद, जो अभी प्रदेश महामंत्री भी हैं मेरे ख्याल से, प्रियंका सिंह रावत जी। उनके नाम की भी चर्चा हो रही है कि अगर लोकल स्तर पे सहमति नहीं बन पाए किसी उम्मीदवार को लेकर, तो प्रियंका रावत के नाम पर हो सकता है। लेकिन ज्यादातर नाम जो चल रहे हैं वो इन्हीं 2 के बीच में है, बाबा गोरखनाथ जो हैं और दूसरे राधे श्याम कोरी के नाम की चर्चा हो रही है। मतलब ये एक तरीके से यहाँ तो फाइनल है समाजवादी पार्टी का कि अजीत प्रसाद यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और आप, मैंने कहा जैसा कि योगी जी 5-5 बार जा चुके हैं, तो सोचिए वहां क्या स्थिति है, लगातार लोग लगे रहते हैं। अब बगल की सीट पर चलते हैं हम लोग, कटेहरी अंबेडकर नगर में, जहां से लालजी वर्मा कभी मायावती के राइट हैंड हुआ करते थे, आजकल अखिलेश यादव के राइट हैंड हो गए हैं, कुर्मियों के बड़े नेता माने जाते हैं। पहले उनकी बेटी छाया के नाम की चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही थी। अब ये है कि उन्होंने अखिलेश यादव को कहा कि हमारी पत्नी जो है शोभावती वर्मा, उनको टिकट दे दिया जाए। हालांकि पार्टी के अंदर और बहुत सारे लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, और वो कह भी रहे हैं कि भाई लालजी वर्मा गए तब उनकी पत्नी, अब उनकी पत्नी तो फिर बेटी आ जाएगी, तो हम लोग का नंबर कब आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने शायद मन बना लिया है और एक तरीके से उनको सहमति दे दी है, तो लालजी वर्मा के परिवार से उनकी पत्नी शोभावती वर्मा चुनाव लड़ेंगे। अब रहा बात की बीजेपी से कौन लड़ेगा, बीजेपी से लड़ेगा या निषाद पार्टी से लड़ेगा, ये भी सवाल है। संजय निषाद, हाँ बहुत बड़ा सवाल है। पिछली बार वो जो भोजन वाली थाली जो है, संजय निषाद उनकी पार्टी से लड़े थे चुनाव। आपको बताऊं, अवधेश द्विवेदी वो चुनाव हार गए थे। संजय निषाद आजकल में दिल्ली जाकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी बात करने वाले हैं। लगातार वो कह रहे हैं कि भाई मेरी 2 विधानसभा सीटें हैं, इस पर बीजेपी कैसी अपनी नजर टेढ़ी कर सकती है। एक मजवा है भदोही में और दूसरा कटेहरी है। बीजेपी को यह लगता है कि भोजन भरी थाली से चुनाव लड़ने से वोटरों के बीच कंफ्यूजन हो सकता है और बीजेपी को इसका नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए बीजेपी के उम्मीदवार को बीजेपी ही चुनाव लड़े। ये जरूर हो सकता है कि
ऐसा उम्मीदवार हो जो संजय निषाद की पसंद का हो। ये एक अंडरस्टैंडिंग साझेदारी होती है, आप जानते होंगे जी जी सौरभ जी, बिल्कुल। कि किसी का है और किसी को टिकट दे, जैसे खब्बू तिवारी, उसी बेल्ट की हम बात कर लें, तो वो उनका भी एडजस्टमेंट ऐसे ही हुआ था कि वो लड़ गए थे, दूसरी पार्टी से थे बीजेपी के। तो ये हो रहा है कि भाई संजय निषाद जी अपनी पसंद बता दें या उनकी उसको अपनी पसंद बना लें और बीजेपी से चुनाव लड़ ले, लेकिन संजय जी निषाद वो सीट छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वह निषाद वोटर भी ठीक ठाक है। जी अब वहां बीजेपी के बहुत सारे हैं, तो अगर ऐसा हुआ कि इन्हीं बीजेपी के नेताओं को अगर बात नहीं बनी और संजय निषाद अड़े रहे और ऐसा हुआ कि गठबंधन का धर्म निभाना है, तो संजय निषाद की पार्टी को टिकट देना है, तो ये हो जाएगा कि बीजेपी के नेता आएंगे और भोजन वाली थाली पर चुनाव लड़ सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भोजन वाली थाली पर बीजेपी के कौन कौन नेता लाइन में है, तो बहुत सारे नेता वहां चुनाव लड़ना चाहते हैं। और स्वतंत्र देव सिंह जो कैबिनेट मंत्री हैं, जी वो अभी 3 दिन थे, अभी योगी जी गए थे ना कटेरी, आपको जी याद होगा, जहां से उन्होंने एनकाउंटर वाली, ये जो हम लोग अभी मंगेश जी यादव के एनकाउंटर की बात कर रहे थे, तभी उन्होंने कहा था कि एनकाउंटर पर बिलबिलाते हैं ये लोग, और सपा में जितना बड़ा गुंडा होता है उसको उतना ही बड़ा ओहदा मिलता है। तो वहां 2 ठाकुर बिरादरी के लोग लाइन में लगे हैं, रमाशंकर सिंह, सुधीर सिंह है, धर्मराज निषाद जो पहले भी मायावती की सरकार में मंत्री रहे हैं, वो भी बीजेपी से उम्मीदवार है, और अवधेश द्विवेदी जिनका हम जिक्र कर रहे थे। और एक दिलचस्प बात जानिएगा सौरभ जी कि स्वतंत्र देव सिंह इन चारों जिनके नाम की मैंने अभी चर्चा की है, चारों के घर जाकर के उनके यहाँ चाय वाय के पी चुके हैं और ये समझा चुके हैं कि भाई टिकट किसी को मिले, लेकिन आप सब लोग मिलजुल कर बीजेपी या उसके सहयोगी दल यानी एनडीए को जिताना है जी। एक और है, पत्रकार हैं, उनका नाम अजीत सिंह है, बड़ा बड़ा अभी विज्ञापन भी दिखा था अखबार में, याद करिए बिहार में एक बार वो पार्टी थी ना, एक मैं उनका नाम भूल रहा हूं, अखबारों में काफी सारे विज्ञापन आते थे, तो उनका एक विज्ञापन भी आया, अजीत सिंह पत्रकार है, वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उनके नाम की भी चर्चा वहां पर चल रही है। तो ये कटेहरी और मिल्कीपुर ये बड़ा दिलचस्प है। अब देखिए कुंदरकी विधानसभा सीट, जहां करीब 60% मुसलमान हैं, जहां से शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क विधायक थे, अब वो सांसद बन गए हैं, शफीकुर रहमान बर्क नहीं रहे। अब वहां से बीजेपी से लड़ने में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उनको लगता है यहाँ लड़ना है कि गले में एक तरीके से सुइसाइड है। करहल से समाजवादी पार्टी के तरफ से नाम ऑलमोस्ट तय है, तेज प्रताप यादव उर्फ तेजू, वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि कन्नौज से पहले लंबे समय से उनका टिकट वेटिंग में चल भी रहा है। हाँ, और अब परिवारवाद वाली बात भी नहीं रही, जब परिवार के 5 लोग संसद पहुंच चुके हैं भाई, तो चलिए ये भी सही, एक और सही विधायक भी, अच्छा सेकंड जनरेशन भी आई है। वैसे भी राजनीति में परिवारवाद की बात ढकोसला ही लगने लगा है, मसला नहीं होता। हाँ, और तेजू की बहुत लंबी वेटिंग चल गई है भाई, पिछली बार भी उनको लोकसभा में नहीं मिला, तो अखिलेश यादव ने उनको कह दिया कि भाई लगे रहो, तैयारी करो, डिम्पल यादव भी उनकी जो भाभी हैं वो भी उनकी पैरवी कर रहे हैं। तो एक तरीके से करहल में है, समाजवादी पार्टी कोई पीडीए वाला प्रयोग नहीं करने जा रही, वहां पी का मतलब परिवार ही होगा। तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी ने अभी तय नहीं किया। कुंदरकी में जो है वो हाजी रिजवान की बहुत चर्चा हो रही है। अच्छा, हाजी रिजवान 3 बार के विधायक रहे हैं, और 2022 में याद करिएगा सौरभ जी, इनको टिकट नहीं दिया अखिलेश यादव, बड़े नाराज हो गए थे, कुछ अनाप शनाप भी बोल दिया था इन्होंने अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के खिलाफ। बीएसपी चले गए, 2022 का चुनाव लड़े, जियाउर रहमान से हार गए। अब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अखिलेश यादव को मना लिया है, माफियों की मांग ली है, तो हाजी रिजवान की चर्चा हो रही कि उनको कुंदरकी से समाजवादी पार्टी से टिकट मिल जाए। फूलपुर का भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम जो बात कर रहे थे, फूलपुर में मुझे लगता है वहां बात कांग्रेस और सपा की फंसी होगी, वहां कौन लड़ेगा? वहां भी दोनों मांग रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि समाजवादी पार्टी फूलपुर की सीट जो है वो देगी। एक बार फूलपुर लोकसभा, तो आप याद करिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की लोकसभा सीट हुआ करती थी, बाद में राजनीति में इसको बहुत दिलचस्प तरीके से देखा जाता था कि फूलपुर लोकसभा में कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, एक दौर में वहां से अतीक अहमद भी सांसद हुए। खैर, हम तो बात अभी विधानसभा उपचुनाव की कर रहे हैं। तो प्रवीण पटेल के सांसद बन जाने से ये सीट खाली हुई है, और अब यहाँ पर जो मुझे बीजेपी के अंदर से जानकारी मिली है कि ये सीट पर उम्मीदवार कौन तय करेगा, तो ये उम्मीदवार तय करने की जिम्मेदारी दे दी गई है केशव प्रसाद मौर्य को। अच्छा, उनके अब यहाँ का मामला भी है। हाँ, उनके क्षेत्र का मामला भी है। अब यहाँ से कौन बनेगा, तो लगे हुए तो हैं दीपक पटेल भी, जो पहले विधायक भी रहे थे, और उनकी माँ, याद करिए पिछली बार 2019 में इसी सीट से सांसद भी चुनी गई थी, केसरी देवी पटेल। लेकिन पता चल रहा है कि आजकल दीपक पटेल और केशव प्रसाद मौर्य जी के बीच में कुछ अच्छा नहीं है।
तो वहां एक कविता पटेल हैं, हम्म, वो गंगा पार, वहां ना प्रयागराज में संगठन को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जी। तो गंगा पार की वो अध्यक्ष हैं। और चर्चा ऐसी, मतलब केशव प्रसाद मौर्य के करीबी लोगों का ऐसा कहना है, मानना है कि कविता पटेल के नाम पर शायद सहमति बन जाए, तो हो सकता है कि कविता पटेल बीजेपी से वहां चुनाव लड़े। जी। और समाजवादी पार्टी से भी वहां बहुत सारे लोग हैं जो वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अभी उनकी दावेदारी चल रही, किसी का नाम अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन एक तरीके से अखिलेश यादव ने एक व्यक्ति के नाम को लेके बहुत वो है, मतलब कि इनको ही चुनाव लड़ना चाहिए, अभी नाम तय नहीं किया है। और वो नाम थोड़ा चौंकाने वाला है, जी। क्योंकि वो लगातार बीएसपी में 3-3 बार के विधायक रहे। और फूलपुर विधानसभा सीट से तो उनका कोई मतलब नहीं, लेकिन गंगा पार से ही, सोराव से वो विधायक रहे। आसपास की सीटों पर उनकी पकड़ है। उनका नाम है मुस्तफा सिद्दीकी। अच्छा। और हाल ही में इनके जवान बेटे का डेथ हो गया था, तो अखिलेश यादव जी गए हुए भी थे। और वो ये बार बार कह रहे हैं अखिलेश जी से कि भाई मेरा आखिरी चुनाव है, मुझे चुनाव लड़वा दीजिए। बेटा भी नहीं रहा, तो वहां से मुझे लगता है कि शायद समाजवादी पार्टी मुस्तफा सिद्दीकी के नाम पर मोहर लगा दे। आखिरी नाम ये हो सकता है। और बीएसपी तो यहाँ से शिव वरण पासी को अपना कैंडिडेट पहले ही घोषित कर चुकी है। जी। और आप तो कानपुर के हैं भाई साहब, कानपुरिया हैं, जी। तो आपकी तो वहां सीसामऊ में भी दिलचस्पी होगी मुझे लगता है। जी जी बिल्कुल है, बताइए। तो यहाँ समाजवादी पार्टी से कोई उम्मीदवारी की बात नहीं है। वहां तो डिक्लेयर ही है वहां, लगभग। हाँ वहां भी मतलब समाजवादी पार्टी ने कुछ नाम अपने ऑलमोस्ट तय कर लिए, सार्वजनिक रूप से घोषणा भर नहीं हुई। इसीलिए वहां देखिए कि कोई चुनाव प्रचार भी नहीं हो रहा है। अखिलेश यादव उन विधानसभा क्षेत्रों पे नहीं जा रहे हैं। जब उम्मीदवार की घोषणा हो जाएगी, अच्छा चूंकि वो सारे परिवार के लोग हैं, तो परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि वो भी अपनी ताकत लगाएं। अजीत प्रसाद यहाँ हो गए मिल्कीपुर, वहां उनकी शोभावती वर्मा, लालजी वर्मा, तो यहाँ इरफान सोलंकी की पत्नी जो है नसीम सोलंकी, वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगी। अब बीजेपी से, तो बीजेपी में ये हो रहा है कि भाई उस इलाके के ब्राह्मण जो है ना, वो थोड़े से बिदक रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। मतलब ये नैरेटिव चल रहा है भाई साहब। अब मैं जानता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है और इसका असर क्या होगा जी। कि किसी ब्राह्मण को ही वहां टिकट दिया जाए सीसामऊ से, तो इससे थोड़ा सा मैसेज जाएगा। 2027 के विधानसभा चुनाव तक भी इस मैसेज की गूंज होगी। तो सुरेश अवस्थी इसी नैरेटिव के साथ टिकट लेने के लिए अपना घूम फिर रहे हैं। 2017 में लड़े तो सुरेश अवस्थी यहीं से हारे थे। 2022 में उनको आर्य नगर भेज दिया गया। 2022 में भी लड़ चुके हैं भाई साहब। 2022 में उनको आर्य नगर भेज दिया गया था। आर्य नगर भेज दिया गया, वहां से भी चुनाव लड़े, लेकिन ऊपर वाले की इनायत नहीं हुई। हाँ, वहां भी हारे। अब कानपुर तो आप हमसे ज्यादा जानते हैं, तो मैं बस सुरेश अवस्थी का क्योंकि जो एकदम अंतिम दौर में टिकट उनका बदल गया था, तैयारी उनकी सीसामऊ से थी, आर्य नगर भेज दिया गया, तो वो शायद घर वापसी करना चाह रहे होंगे कि सीसामऊ वापस से मिल जाए। सलील बिश्नोई को लगता है भाई मैं ही क्यों ना किस्मत आजमा लूं। थोड़ी सी कमी रह गई थी, इस बार शायद लड़ लूं तो किस्मत साथ दे दे, तो चलिए हम विधायक बन जाएंगे। एक और नाम की चर्चा हो रही है, वो नाम एक अलग नैरेटिव के साथ है कि भाई दलितों के भी तो कोई बनता है मामला, उनको भी तो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, राजनीतिक भागीदारी होनी चाहिए। उपेंद्र पासवान नाम है उनका जी। तो वो भी अपनी दावेदारी इस कोटे से कर रहे हैं कि भाई परंपरागत जो वोट बैंक है उसको देखते हुए नहीं किया जाए, बल्कि नए वोट बैंक को देखते हुए भी भाई इनको भी तो आपको करना है। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में चीजें गई, तो उपेंद्र पासवान कह रहे हैं कि और दलित बिरादरी से अच्छी खासी तादाद में भी है और डिसाइडिंग फैक्टर भी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसी दावेदारी के साथ वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो कुल मिला के कुछ सीटों पर अगर देखें तो इस तरीके से स्थितियां अभी चल रही हैं। जी बिल्कुल। तो सीटों का मामला तो लगभग क्लियर है। अब गठबंधन को लेकर देखना होगा कि क्या होने वाला है यहाँ पर, चाहे वो सपा और कांग्रेस से गठबंधन हो या फिर भाजपा से जो निषाद पार्टी मांग रही है और आरएलडी मांग रही है, तो यहाँ क्या होने वाला है इसमें सबकी नजर होगी। बिल्कुल, आरएलडी में मीरापुर में भी चंदन चौहान अपनी वो सांसद हो गए, अपनी पत्नी के लिए मांग रहे हैं। मलूक नागर जो पहले बीएसपी में सांसद थे बिजनौर से, वो अपने बेटे के लिए मांग रहे हैं। राजपाल सैनी भी अपने बेटे के लिए मांग रहे हैं। और यही नहीं, आरएलडी दबाव बनाया कि भाई आपने देखा ना कि आरएलडी हरियाणा में लड़ना चाहती थी, बीजेपी वालों ने कहा कि भाई ऐसा ना करो, आपस में वोट का बंटवारा हुआ, तो मान तो गए। तो अब जयंत चौधरी जो है वो कह रहे हैं कि भाई हमने आपकी बात मानी, एक कदम आप भी बढ़ जाइए। अलीगढ़ की खैर सीट है वो हमें देने दीजिए भाई, रेसिप्रोकेट कर दीजिए। तो देखिए क्या होता है। तो गठबंधन को लेकर भी पेच है। बिल्कुल, गठबंधन को लेकर पेच है और सीटों पर भी नाम होने अभी फाइनल बाकी हैं। चर्चाएं तमाम नामों की हैं, तमाम नाम
पंकज जी ने बताए जो फिलहाल हवा में तैर रहे हैं, जिनके नामों पर चर्चा हो रही है। आखिरी दौर में मुहर किस पर लगती है देखने वाला हो, क्योंकि जब तक लिस्ट आ ना जाए खासतौर पर बीजेपी की, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। क्यों पंकज जी? बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी के बारे में बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, कम से कम। अच्छा, वहां ऐसे भी नहीं कि कौन किसका फैक्टर कहाँ चल जाए। जी। अब अखिलेश यादव ने एक बार तय कर लिया भाई, तो वो तय हो गया, वहां किसकी वो है, कोई अपनी उसमें उंगली तो कर नहीं सकता। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद पंकज जी तमाम जानकारियों के लिए। बाकी ये उपचुनाव इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आने वाले वक्त में 2027 का जो विधानसभा चुनाव है, तमाम लोग इस उपचुनाव को 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उनको उस चुनाव का सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे हैं। और इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि बसपा भी इस बार चुनावी मैदान में है, और भाजपा क्योंकि सत्तारूढ़ दल है तो उसके ऊपर भी दबाव है कि वो कैसे 10 में से ज़्यादा सीटें जीते। समाजवादी पार्टी अपना लोकसभा का प्रदर्शन दोहराना चाहती है, बसपा जो खोई हुई ज़मीन है वो वापस पाना चाहती है, और कांग्रेस ने जो अपना विस्तार किया है लोकसभा चुनाव में वो चाहती है वो जारी रहे। तो क्या होता है उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। जो अपडेट्स आते हैं आप तक ऐसे हम पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।